प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बहुप्रतिबिंब और अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसकी हम विस्तृत अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहुप्रतिबिंब। इसके पहले की जो टॉपिक्स हैं वह सारे हमारे पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली की वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, बहुप्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, यहां पर हमारे पास दो समतल दर्पण ऐसे हैं, एक दर्पण 1 है और एक दर्पण 2 है, जो कि एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार से रखे गए हैं। एक दूसरे से कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। एक बिंदु ए पर एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। हमें यह पता करना है कि अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री पे रखे हुए हैं तो इनके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया है आपको कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम उस वस्तु से होकर के 2 या 2 से अधिक किरणें गुजारनी होती है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमें इस समतल दर्पण से बनाना है तो देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में भी बनेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु जो है इसके भी सामने रखी हुई है और इसके भी सामने रखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे इस दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर इससे हम एक किरण ऐसे गुजार दें, यहां से होते हुए निकले किरण, इस तरह से अगर कोई किरण जाए तो ये आपकी आपतित किरण है। अगर इस बिंदु पर यहां पे कोई अगर एक अभिलंब डाल दें हम, तो जिस कोण पर आई है जो किरण, परावर्तन के पश्चात उसी कोण पे वापस लौट जाएगी। तो ये आपकी है परावर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इस तरह से दूसरा चीज कि अगर कोई किरण एक अगर सीधी सीधी इस पर आए, कैसी आए? सीधी सीधी आए। हमने कल के वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में ये चर्चा किया था कि जब कोई किरण सीधी सीधी आती है तो यह क्या करती है, जिस मार्ग से आई होती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको हमने लॉजिकली पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए दोनों के परावर्तित किरणों को हमें मिलाना पड़ता है। दो किरणें जहां पे मिलती हैं, दो परावर्तित किरणें, इसमें देखिए आपतित किरण भी इसी में है, परावर्तित किरण भी इसमें है और इसमें परावर्तित किरण ये है। तो दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक किरणें इससे होकर के गुजरेंगी। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक किरणें उस वस्तु से होकर के गुजारनी पड़ती है और 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे एक्चुअल में तो कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका परावर्तित किरण यह है और इसकी परावर्तित किरण यह है, तो दोनों आपस में कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? जबरदस्ती का मिलाते हैं। तो इसको अगर हम आगे तक ले जाएं तो ये किरण इस प्रकार से जाएगी और इस किरण को, इस परावर्तित किरण को अगर इसको आगे तक ले जाएं तो ये किरण आपकी इस प्रकार से जाएगी। तो यहां पर आपके इस वस्तु का, जो यहां पे वस्तु रखा हुआ है सिक्का के आकार का, उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उस सिक्के के ही आकार का, जिस आकार की वस्तु है उस आकार का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगर इस पर देखा जाए तो इस पर अगर हम प्रतिबिंब का निर्माण करें तो एक किरण हम क्या करते हैं, इस वस्तु से होकर के हम इस वस्तु से होकर के अगर इस प्रकार से यहां से गुजार दें इस तरह से, तो ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। और एक किरण अगर इसके सीधा सीधा अगर यहां से जाए, इस तरह से अगर सीधी किरण चली जाए तो यह इसी जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब इस किरण को अगर हम आगे तक ले जाएं, आगे तक ले जाएं और इस किरण को अगर हम आगे तक ले जाएं तो हमारा ये दोनों किरणें जो है वह कुछ इस प्रकार से यहां पर मिलेंगी। तो यहां पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा।
तो इस तरह से यहाँ पे दो प्रतिबिंब बना। अब दूसरा चीज की जैसे देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ पर बना, एक प्रतिबिंब यहाँ पर बना, एक प्रतिबिंब इसका और बनेगा। देखिए ये आभासी प्रतिबिंब है और यह भी आभासी प्रतिबिंब है, ये दर्पण के पीछे है। तो इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आ रहा है यह दर्पण इस दर्पण के सामने रखा हुआ है, तो इस दर्पण का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा और इस दर्पण का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों सामने रखे हुए हैं। तो इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका परछाई उसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा और इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपका बनेगा वह प्रतिबिंब इस दर्पण में भी दिखाई देगा। तो देखिए यह इस दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब। तो इस दर्पण में कैसे दिखाई देगा, देखिए यहां से भी एक किरण गुजरेगी, यहां से भी एक किरण गुजरेगी जो कि आपकी अगर यहां से ऐसे आती है तो ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाएगी, ये आपका अभिलंब, ये आपतित किरण परावर्तित किरण आई और चली गई। एक किरण अगर सीधी सीधी आती है, एक किरण अगर यहां से सीधी सीधी ये आती है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग में यह वापस क्या करेगी, लौट जाएगी। अब इस किरण को इस तरह से मिला दें और इस किरण को हम इस तरह से मिला दें तो यहां पर हमारा बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक उसी प्रकार से इस दर्पण का भी प्रतिबिंब इस पर बनेगा। तो अगर हम यहां से अगर कोई किरणें गुजारें, यहां से किरणें गुजारें तो यहां से जो किरण इस तरह से आएगी वह परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी और जो किरण सीधे सीधे आएगी वह उसी मार्ग में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी इस तरह से। अब इसका देखिए जैसे अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर आगे तक ले जाते हैं तो को ले जाएंगे आगे तक तो ये बनेगा और इसको आगे तक अगर बढ़ा दें तो ये बनेगा। यानी इस दर्पण का जो प्रतिबिंब है वह भी कहां पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है और इसका भी प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। अब देखिए इसमें बात क्या है, कितने प्रतिबिंब, टोटल कितने प्रतिबिंब बने। तो देखिए यहां से ये तो आपकी वस्तु ही है और तो कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसमें और भी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका प्रतिबिंब इसमें बना, इसका प्रतिबिंब इसमें बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बना जो कि यहां पे है दर्पण के पीछे, और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण पे भी बना जो इस दर्पण के पीछे है यहां। अब देखिए अगले स्टेप में इस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बना है वह इस दर्पण में भी दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। तो इस दर्पण का जो भी प्रतिबिंब बना वह यहां पर बना और इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें दिखाई देगा, क्योंकि यह दर्पण भी इसके सामने रखा हुआ है। तो इस दर्पण का जो प्रतिबिंब बना वह भी कहां बना, यहां पे बना। इन दोनों दर्पणों के पिछला वाला आभासी जो प्रतिबिंब है वह दोनों प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। यानी कि कुल कितने प्रतिबिंब हो गए, ये ए का प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो A1 और A2 और A3, यानी कि यहां पे कुल टोटल कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो एक लाइन में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि यदि आप नोट पॉइंट में लिखेंगे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो यानी 90 डिग्री पे हो, तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। कितनी है, 3 है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है। एक देखिए इसका एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे कि जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है, वस्तु ए का प्रतिबिंब सबसे पहले दर्पण 1 फर्स्ट वाले दर्पण में A1 प्रतिबिंब बना, फिर ए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण 2 में A3 बना, फिर A1 का प्रतिबिंब A2 बना और A3 का प्रतिबिंब भी A2 बना। तो इस प्रकार से समतल दर्पण जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा हो, एक दूसरे के लंबवत रखा हो, तो उससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 होती है। अब अगर हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालें, प्रतिबिंबों की संख्या, अगर हम यहां से प्रतिबिंबों की संख्या निकालें तो देखिए अगर यह 90 डिग्री पे रखा हो तो कितने प्रतिबिंब बने, 3 प्रतिबिंब बने। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रयोगों प्रेक्षणों द्वारा एक सूत्र दिया। अगर इसको हम करते हैं 360 बटे थीटा -1,
तो देखिए इन्हीं प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह सूत्र दिया जिसके आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा कितना था, एक दूसरे से समतल दर्पण कितने अंश पे रखे हुए थे, 90 डिग्री पे, यानी थीटा 90 अंश था। तो अगर यहां से हम अगर ज्ञात करें 360 बटे 90 और माइनस का 1 अगर करें तो 360 में से 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा 3, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है 3। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप में दिया है, जैसे ये तो हम 90 डिग्री पे ज्ञात किए, अगर 60 करता तो हम लिखते हैं 360 बटे 60 माइनस 1, 360 बटे 60 माइनस 1। अगर यहाँ पे 40 करता तो 360 बटे 40 माइनस 1, जितना आता उतने प्रतिबिंब बनते। तो इस तरह से देखिए बहु प्रतिबिंब, हमारा जो टॉपिक था वह था बहु प्रतिबिंब। तो अगर बहु प्रतिबिंब की परिभाषा हम बनाएं तो बहु प्रतिबिंब की परिभाषा होगी आपकी कि किसी भी वस्तु का यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाएगा, बहु प्रतिबिंब कहलाएगा। यहां पे देखिए जो वस्तु ए थी उसके 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहु प्रतिबिंब कहते हैं। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखने से याद होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोट्स कॉपी पे लिखिए कि हाँ बहु प्रतिबिंब 2, जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2 या 2 से अधिक बनता है तो वह कहलाता है बहु प्रतिबिंब। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन समतल सतह पर। देखिए अपवर्तन की घटना जो है हमने फर्स्ट वीडियो में, इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अच्छे ढंग से समझाया था कि अपवर्तन क्या होता है। मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको डिस्कस करूंगा कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या होती हैं। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है कि एक आपका ये पृष्ठ है जो सीधा सीधा ये रखा हुआ है, यह पृष्ठ है। देखिए परावर्तन में क्या होता था कि ये जो पृष्ठ था उसके एक तरफ ही आपका परावर्तक पृष्ठ था और दूसरे तरफ पॉलिश किया हुआ था, पॉलिश वाला सतह था। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ वो और परावर्तन में पॉलिश होने के कारण प्रकाश जो था दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यहां पे कोई पॉलिश नहीं होता, यहां ऊपर अलग माध्यम है और नीचे इसके अलग माध्यम है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो इस तल से टकराने के पश्चात इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए यह दूसरे माध्यम में भी प्रवेश कर जाती है। अब इसके साथ होता क्या है जिसके कारण इसे हम कहते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन की अगर आप परिभाषा बनाएंगे तो प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को, दूसरे माध्यम से होकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जहां पे आपतित किरण इस तल पर, आपतित किरण इस तल के इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे कि ये वाला बिंदु, तो ये आपका आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर अगर हम एक ऐसी लाइन बना दें जो कि 90 अंश का कोण बनाए तो वह कहलाती है अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जिसे हम क्या कहते हैं आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमने प्रकाश का गुण बताया था कि माध्यम को परिवर्तित करने पर प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग बदलता है। जिस प्रकार से हम अगर बाहर से दौड़ करके कमरे में आए तो हमारा जो वेग बाहर था वह अब वेग कमरे में नहीं हो पाएगा, कमरे में आने के बाद वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। या कमरे से जब दौड़ते हुए बाहर जाएं तो कमरे का वेग जो है, कमरे का वेग कम होता है और बाहर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पे भी वही होता है कि आपतित किरण यहां ऊपर में अलग माध्यम है, नीचे में अलग माध्यम है। जब किसी एक माध्यम से चलकर प्रकाश की किरण आती है और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके साथ दो घटनाएं होती हैं कि या तो ये आपका ब्लैक वाली जो लाइन यहां पे दिख रही है, ये ब्लैक वाली लाइन अभिलंब है, तो इसके साथ दो घटनाएं होती हैं, या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी या तो अभिलंब के पास आ जाएगी। या तो अभिलंब से
दूर या तो अभिलंब के पास आ जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए दूर क्यों जाती है और पास क्यों आती है। देखिए हमने बताया था विरल माध्यम और सघन माध्यम, दो चीज की हमने चर्चा की थी। तो जैसे अगर आपका बाहर जैसे क्या है, निर्वात है या आपकी वायु है, जब प्रकाश की किरण वायु से चल करके आएगी और पानी में प्रवेश करेगी, जैसे प्रकाश की किरण आ रही है पानी में प्रवेश की, तो वायु से अगर पानी में जाती है, वायु से अगर पानी में जाती है, तो जो आपका वायु है, वायु आपका क्या है, वायु के अणु दूर दूर होते हैं या पानी के, वायु के। तो इसलिए वायु क्या है, आपका विरल माध्यम है और जो पानी है वह क्या है, सघन माध्यम है। अगर आपका जो प्रकाश की किरण है वह लकड़ी से होकर, लकड़ी से अगर लोहे में जाती है, लकड़ी से अगर लोहे में जाती है, तो जो आपका लकड़ी है वह क्या है, विरल माध्यम है, और जो आपका लोहा है वह क्या है, सघन माध्यम है। तो देखिए सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को, इसके बारे में कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर पानी से लकड़ी में जाती है तो पानी आपका विरल माध्यम होगा और लकड़ी आपका सघन माध्यम होगा। अगर कांच से पानी में जाता है तो कांच आपका सघन माध्यम है, पानी आपका विरल माध्यम है। जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं विरल माध्यम, और जिस पदार्थ के अणु पास पास होते हैं उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। दो एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया है, तो इन दोनों एग्जाम्पलों के सहायता से हम समझेंगे। इसके पहले आप एक नोट पॉइंट लिखें, आप एक नोट पॉइंट लिखें जिसे बार बार अपने नोट्स कॉपी में लिखें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि वह टॉपिक आपको याद हो सके। ये नोट पॉइंट हर किसी को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो नोट पॉइंट आपका क्या है, नोट पॉइंट आपका क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, यहां पे मैं लिखता हूं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर कहां आएगी, अभिलंब की ओर आएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी चीज को आप नोट्स पॉइंट्स में लिखें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। बार बार लिखने से याद होगा। अगर आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए वह चीज कमेंट आपके दिमाग में छप जाएगी कि हाँ सर के वीडियो में हमने कमेंट में लिखा था। तो इसलिए ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो विरल से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जैसे देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या है, हवा है, और हवा ऊपर में क्या है, हवा है, यानी ये ऊपर में क्या है, विरल माध्यम है, और ये एक टुकड़ा है, मान लेते हैं इसमें पानी भरा है। तो हवा क्या है, विरल माध्यम, पानी क्या है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी, ये आपका अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी, इस तरह से यहां पर प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आ रही है, और हम जानते हैं कि ऊपर विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है। कहां जाती है, इसको जाना तो चाहिए ऐसे, अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये सीधी सीधी निकल जाती, लेकिन यहां पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्या करके, माध्यम को परिवर्तित करके। और जब कभी भी माध्यम को परिवर्तित किया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमें अपवर्तन देखने को मिलता है। तो जब ऊपर क्या है, विरल माध्यम, और इसमें क्या है, सघन माध्यम, तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है, यानी कि ये किरण ऐसे ना जाकर के अभिलंब की ओर इस तरह झुक जाएगी। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या होता है, ये आपकी आपतित किरण, ये आपका अभिलंब, ये आपकी परावर्तित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें देखिए कोई आपतित किरण आपकी इस प्रकार से आ रही है, यहां पे आपका क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण, ये कौन सी किरण आ रही है, आपतित किरण, ये आपका सघन है, और बाहर आपका क्या है, विरल है, बाहर आपका क्या है, विरल है। यहां पे क्या था, बाहर आपका विरल था और अंदर क्या है,
सघन था। अब यहां से देखिए सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जाएगी। जब कभी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी अभिलंब से दूर हटती है, इधर जाएगी। प्रकाश की किरण ऐसे अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे सीधा जाती, लेकिन इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, माध्यम को परिवर्तित करके सघन से विरल में आ रही है। तो सघन से जब विरल में आती है, सघन से जब विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो इस प्रकार से अभिलंब से कहां जाएगी, दूर जाएगी। तो ये आपकी रही प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जिसका भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहां हमने 2 पॉइंट लिखा है। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब यानी ये, और अपवर्तित किरण यानी ये या ए, तीनों का तल एक ही होता है। जैसे देखिए इसको बनाने के लिए हमने कोई और भी तल तो नहीं लिया ना, इसको बनाने के लिए हमने आपतित किरण को भी बोर्ड पे बनाया, व्हाइट बोर्ड पे बनाया, अभिलंब को भी हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया, और अपवर्तित किरणों को भी हमने कहां बनाया, व्हाइट बोर्ड में बनाया। यानी तीनों को, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों को हमने एक ही तल में बनाया, एक ही पृष्ठ में बनाया। इसलिए अपवर्तन का जो पहला नियम है वह है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, जैसे देखिए परावर्तन में क्या था कि जो किरण जितने पे आती है उतना पे ही वापस चली जाती है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। इसमें क्या है कि जैसे देखिए साइन आई, साइन को हम कहते हैं, साइन की जो हिंदी होती है वह होती है ज्या, साइन की हिंदी क्या होती है, जा। तो अगर दूसरे नियम को हम देखें तो दूसरे नियम क्या है, साइन के साथ क्या है, आई, आई क्या है, आपतन कोण। तो देखिए आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण। साइन के साथ में क्या है, आई। तो आपतन कोण की जा, आई का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण की जा, साइन को हम क्या कहते हैं, जा, और अपवर्तन कोण की जा, आर क्या है, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण के भी साथ साइन लिखा है, साइन की हिंदी जा। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, अनुपात का मतलब भाग, भाई इन दोनों का क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक क्या होता है, नियतांक होता है या स्थिरांक होता है। यानी कि अगर हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में साइन आई बटे साइन आर करें तो उसका मान फिक्स होगा, निश्चित होगा, स्थिर होगा, बदलेगा नहीं। यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। यही आपका है अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तन समतल सतह पर समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या चीज होता है। तो देखिए अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक क्या चीज होती है, प्रकाश के चालों का अनुपात। अगर सिंपल से भाषा में हम समझे तो प्रकाश की चालों का अनुपात, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का जो सीधा सीधा मतलब है वह है प्रकाश की चालों का अनुपात, प्रकाश की चालों का अनुपात। देखिए अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। अगर देखिए यहां पे अगर कहीं पे आपको लिखा हो n12 तो इसका मतलब क्या हुआ, n12 अगर लिखा हुआ है तो 1 का मतलब यहां पे है माध्यम, माध्यम 1 में किसकी चाल, प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और अनुपात, प्रकाश की चालों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग, और यहां पे 2 लिखा हुआ है तो माध्यम, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ ये मिल रहा है कि n12 तो उसका मतलब ये होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और यह कहा जाता है माध्यम, इसको कहा जाता है कि माध्यम, माध्यम पहले क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, तो माध्यम 1 का,
माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहली चीज कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है N12 तो इसको आप क्या समझेंगे? इसको आप ये समझेंगे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप लिखेंगे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर इसके 1 2 के जगह पे कुछ और लिखा हुआ है कि जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है आपका N35 लिखा हुआ है तो इसको आप सबसे पहले समझेंगे क्या? इसको आप समझेंगे कि माध्यम सबसे पहले क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है तो 3 का माध्यम और क्या लिखा है? 5। तो माध्यम 5 के सापेक्ष अपवर्तनांक ये इसका मतलब हुआ। अगर 35 लिखा हुआ है, N35 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि माध्यम 3 का माध्यम 5 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि और इसको आप समझेंगे क्या? अगर आपसे ये कोई पूछे कि माध्यम 3 का माध्यम 5 के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए तो आप इसको ये लिखेंगे कि माध्यम 3 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, अगला माध्यम क्या है? अगला माध्यम है 5 तो माध्यम 5 में प्रकाश की चाल। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे 1 2 और 3 5। इसके जगह पे कुछ भी लिखा हो, अगर इसके पास 7 8 लिखा हो तो माध्यम 7 का माध्यम 8 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको अगर लिखना हुआ आपको तो कैसे लिखेंगे कि माध्यम 7 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 8 में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार से यहाँ पे डिजिट कुछ भी दे सकता है, आप इसको अपवर्तनांक को समझ लेंगे। अब देखिए एक होता है परम अपवर्तनांक। क्या होता है? परम अपवर्तनांक। जैसे अगर यहाँ पे आपको 1 2 नहीं लिखा हो, यहां पे मैं बताता हूं आपको कि अगर यहां पे 1 2 नहीं लिखा हो, कोई एक माध्यम दिया हो, जैसे N1 दे दिया, क्या दे दिया? N1 दे दिया, तो इसे हम कहते हैं परम अपवर्तनांक। परम अपवर्तनांक। अब जब कभी भी आपको परम अपवर्तनांक लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि देखिए अगर एक माध्यम दिया है, यहां पे तो 2 माध्यम था, 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, लेकिन यहां पे केवल एक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कहां पे? निर्वात पे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पहला माध्यम यहां दिया है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से, और अगर ये आपका क्या था? परम अपवर्तनांक। तो अगर परम अपवर्तनांक आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर में परम अपवर्तनांक का मतलब जिसमें एक माध्यम हो, दूसरा माध्यम उपस्थित न हो, केवल एक माध्यम हो। तो एक यहां पे 2 माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। तो एक माध्यम क्या हो सकता है? जहां पे हवा ना हो, निर्वात हो। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, हमने बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए जब कभी भी माध्यम एक केवल आपको दिया हो, केवल एक माध्यम दिया हो, तो उसे हम कहते हैं परम अपवर्तनांक। और परम अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हम कहते हैं परम अपवर्तनांक। और ये दोनों एग्जांपल्स जो आपने समझा, इन दोनों को हम कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक कैसे? क्योंकि यहां पे हमने बताया कि अगर 1 2 लिखा हो तो 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहां एक शब्द आ रहा है सापेक्ष। तो यहां पे 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, 3 का 5 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से जहां पे 2 अपवर्तनांक दिया हो, 2 माध्यम दिया हो, उसे हम कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। और जहां पे केवल एक ही माध्यम हो उसे हम कहते हैं परम अपवर्तनांक। तो ऐसे हम अपवर्तनांक को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि
आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी 1 मिनट आप समय निकाल करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर वीडियो हमें कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।